हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्रायड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फिर से एक वन शॉट। और ये वाला जो वन शॉट है यार, मैट्रिक्स को फॉलो ऑन करते हुए मैंने डिटर्मिनेंट्स का बनाया है। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट। डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट। ठीक है, तो आ जाओ अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो डिटर्मिनेंट में जिस पहले टॉपिक की हम लोग बात करेंगे ना, वो सबसे पहला टॉपिक होगा माइनर। ठीक है, वो तुम्हारा टॉपिक होगा माइनर। माइनर तो हम सब फैमिलियर ही होंगे डिटर्मिनेंट में। तो माइनर किसी एलिमेंट का लेते कैसे हैं? जैसे मान लो कि तुमने एक डिटर्मिनेंट बना दिया, और तुमने डिटर्मिनेंट बना दिया, सपोज करो A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। ठीक है, और तुम्हें बोल दिया जाए कि अच्छा एक काम करो, अब A1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या A1 का माइनर लेके दिखाओ, यानी इस A1 का माइनर लेके दिखाओ। तो कैसे करोगे सॉल्व इसको, या इस चीज़ को तुम कैसे रिजॉल्व करोगे कि A1 A2 या B1 B2 या B3, या कोई भी तुम्हें मतलब कॉलम एलिमेंट दे दे तुमको, उसका एक क्रॉस माइनर निकालना हुआ तो कैसे करो? तो उसको करने का तरीका क्या है कि मैं बता रहा हूँ फॉर A1। ठीक है, फॉर A1। अब A1 के क्रॉस लेना है ना, तो देखो A1 ये एलिमेंट है, तो मैं काम करो ऐसे। तो A1 जिस रो में है और A1 जिस कॉलम में है, तुम उसे ब्लैकआउट कर दो। अब तुम्हारे पास क्या बचा? ये एक बॉक्स बचा, ध्यान से देखो, ये एक बॉक्स बचा। तुम इसको लिख दो B1 सॉरी B2 B3 C2 C3। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये माइनर है। ये क्या है? ये माइनर है। अब तुमको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना तुम सबको पता ही है। तो ये तुम्हें A1 का माइनर मिला। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि सर हमें माइनर निकालना पड़ जाए, सपोज करो B2 का। सपोज करो B2 का, फॉर B2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर B2। सर B2 का निकालना हो तो क्या करेंगे? तो देखो B2 इस रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो को मैंने स्क्रैच कर दिया। और तुम्हारा सेकंड कॉलम में, तो मैंने सेकंड कॉलम को स्क्रैच कर दिया। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि B2 को मैंने हटा दिया ना। या तुम एक ऐसा काम कर सकते हो यार कि अब थोड़ा यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे। अब तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे, तो अब तुम्हारे पास बचा A1 बचा, C1 बचा, A3 बचा और C3 बचा। यही तुम्हारा इसका माइनर होगा, A1 A3 C1 C3। अब तुमको इसको एक्सपेंड करना होगा, तो एक्सपेंड करना तो भाई तुमको आता है। तो तुम्हें पता चल गया ना माइनर कैसे निकालते हैं। हम्म, तो माइनर को मैं डेफिनेशन लिखवा दूं। चलो डेफिनेशन में शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। और तुम ऐसे लिख सकते हो कि माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट, माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट। ये तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह में भी काम करेगा, जो बच्चे 12th के साथ दे रहे हैं। ठीक है, ऑफ अ गिवन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को मैं बार बार डेट लिखूंगा ना, डेट लगा के से डॉट लिख दूंगा। डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, इज द determinant of, is the determinant of element which remain after deleting row and column, which remain after deleting 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 row and column, row and column row and column in which the given element stand, in which the given element। ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखना है तुमको, मैंने तुम्हें बता दिया। माइनर क्या होता है? माइनर होता है इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट आफ्टर आफ्टर डिलीटिंग रो एंड कॉलम इन विच गिवन एलिमेंट स्टैंड। ठीक है, ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। तो ये एक अंग्रेजी बात थी, अंग्रेजी तुमको याद करनी नहीं है, पेपर में पूछेगा नहीं। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा था। एक बात और, इसमें थोड़ा सा याद रख लेना
कि जितने एलिमेंट होंगे, मतलब जैसे मान लो कि ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 A4, ठीक है, इसका भी तुम माइनर निकाल सकते हो, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका भी तुम माइनर निकाल सकते हो। एक मजे की बात मैं बताता हूँ, इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो इसके माइनर भी केवल 4 पॉसिबल है। माइनर भी इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, माइनर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 4, और इसके माइनर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 9, मैक्सिमम माइनर दैट एग्जिस्ट इज इक्वल टू 9। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, माइनर ऑफ गिवन एलिमेंट, तो भाई जितने एलिमेंट होंगे उतना ही का तो माइनर निकाल पाओगे ना, तो इसमें 4 ही है तो 4 का ही तो निकाल पाओगे, इसमें 9 है तो 9 का ही तो निकाल पाओगे। तो ये बात बहुत ही बेसिक है, ठीक है, कई बार ऐसे एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बात तुम्हें जाननी जरूरी थी, ठीक है। तुम आ जाओ को फैक्टर्स पर, तुम आ जाओ को फैक्टर्स पर। देखो को फैक्टर को तुम पहले तो रिप्रेजेंट करते हो, आ, मान लो कि MIJ है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, M, ये तुम्हारा MI और J, ठीक है, MIJ है, ये माइनर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंट माइनर ऑफ एलिमेंट, बिलोंग्स टू, बिलोंगिंग लिख दो, बिलोंगिंग ith रो एंड jth कॉलम। वो किस, MIJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, MIJ रिप्रेजेंट कर रहा है, MIJ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, माइनर, माइनर जो कि ith रो और jth कॉलम में से है, ठीक है, ठीक है। अब बात को थोड़ा समझो, तो को फैक्टर उस एलिमेंट का पता है क्या होगा, उस एलिमेंट के लिए पता है तुम को फैक्टर को कैसे डिफाइन करोगे, हाउ को फैक्टर विल डिफाइन, या इसको हटा दो ना, इतना फैंसी सा लिखने से क्या बढ़िया है, ठीक है। अब तुम उस एलिमेंट के लिए को फैक्टर कैसे डिफाइन करोगे, तो उस एलिमेंट के लिए को फैक्टर CIJ को अगर मैं मान लूँ तो हो जाएगा -1 ऑफ I प्लस J प्लस मल्टीप्लाई बाई M इंटू IJ। इस फॉर्म को याद रखना, सब भूल जाना, इस फॉर्म को हमेशा याद रखना। काफी मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। क्या CIJ इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ I प्लस J टाइम्स ऑफ M इंटू IJ, ठीक है। ये अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझा देता हूँ, अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझा देता हूँ। पहली बात, अगर तुमको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उसका तुम माइनर निकालोगे। माइनर कैसे निकालना है मैंने तुम्हें बता दिया है। उसी में जब तुम -1 का मल्टीप्लाई करोगे जिसका पावर होगा I प्लस जे, यानी सपोज करो कि वो एलिमेंट है थर्ड रो फोर्थ कॉलम का, तो उसी में जब तुम -1 की पावर रो प्लस कॉलम करोगे ना, और जब जैसे -1 आ गया वो ऑड आ गया तो अब माइनस लग जाएगा बाहर, वो इवन आ गया तो प्लस लग जाएगा, तो वही होता है कोफैक्टर उस एलिमेंट का, ठीक है, वही होता है कोफैक्टर। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताऊं, तो थोड़ा मेरी बात को समझना, थोड़ा मेरी बात को समझना। मान लो कि ये डिटर्मिनेंट है तुम्हारा, सपोज करो कि ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है जो कि है भी। तो सबसे पहले इसका माइनर निकालो, मैंने बोला फाइंड, मैंने क्वेश्चन ये बोला, फाइंड को फैक्टर ऑफ A2, ठीक है, A2, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, अच्छा सर हमें A2 का निकालना है कोफैक्टर, A2 कौन सा है,
सर ये तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ठीक है, यानी i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू 2 है। तुमने ये बात को ध्यान में रख लिया। अब तुम पहले इसका माइनर निकालो, माइनर निकालना तो मैंने सिखाया है, इसको डिलीट कर दो। तो तुम्हें क्या मिला, b1 मिला, b3 मिला, सी सॉरी ये तुम्हें मिला, b2 मिला, b3 मिला, c2 मिला, c3 मिला। ये तुम्हारा क्या है, mij है। और आई ना करके कहो कि सर ये M12 है। अच्छा, अब M12 में ही, इसी M12 में जो कि इसकी वैल्यू है, इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे -1 की पावर i प्लस जे, यानी 1 + 2 कितना हुआ 3, यानी कि अगर तुम इसको लिख दोगे -1 की पावर 3 -1 ही रहेगा, तो मैं माइनस केवल लिख दूं b2 b3 c2 c3। अब ये जो तुमने निकाला है ना, अब तुमने ये कोफैक्टर निकाले, तो अब समझे कोफैक्टर निकालते कैसे हैं। हम्म, अब तुमने समझा कि कोफैक्टर निकालते कैसे हैं। तो बस बात यही है। इसमें काफी नोट करने वाली एक बात है, याद रख लेना इस चीज को, कि मान लो कि एक डिटर्मिनेंट तुम कंसिडर करो, ठीक है, तुम एक डिटर्मिनेंट ना कंसिडर करो, तुम एक डिटर्मिनेंट कंसिडर करो a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 और c3, ठीक है, c1 c2 और c3। मान लो कि a1, मान लो कि a1 जो है वो को फैक्टर है a1 का, ठीक है, और b2 जो है वो को फैक्टर है b2 का। बात को समझना। और इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा। मतलब कि b1 को फैक्टर हो गया b1 का, ठीक है, और कैपिटल c1 को फैक्टर हो गया स्मॉल c1 का, ठीक है, ऐसे करते करते तुम मानते चलो। तो इसमें दो बातें हैं। बात नंबर एक जो तुमको बहुत याद रखनी है, बहुत ज्यादा याद रखनी है, कि उस एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, जैसे a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस ऐसे करते करते ना ऐड करोगे ना, जब तुम इसको ऐड करोगे तो वेट अ सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू a1 a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a2 प्लस a3 इसी तरह से करते जाओगे ना, तो ये इक्वल टू 0 आता है। कहने का मतलब तुम समझे, कि मैं मान लिया कि एलिमेंट स्मॉल a1 जो है उसका कोफैक्टर है कैपिटल A1। मैं मान लिया कि एलिमेंट स्मॉल b2 जो है उसका कोफैक्टर है कैपिटल B2। मैं मान लिया कि एलिमेंट स्मॉल b1 जो है डिटर्मिनेंट में उसका कोफैक्टर है कैपिटल B1। मैंने मान लिया कि एलिमेंट c1 जो है वो उसका कोफैक्टर है कैपिटल C1। तो a1 यानी कि इसका कोफैक्टर का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा किसके, इस एलिमेंट के इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट के इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट के इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। बात को समझे। उसी तरह से इस एलिमेंट के इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट के इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट के इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, और फिर इन सब का मतलब मल्टीप्लाई करके जब तुम ऐड करोगे ना तो वो 0 आता है, ठीक है, वो 0 आता है। अब बात को समझे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। अब दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है, दूसरी याद रखनी है, कि मान लो कि तुमने a2 में a1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कि एलिमेंट तो a2 का लिया, कोफैक्टर एलिमेंट a1 का ले लिया, ठीक है, एलिमेंट b2 लिया, कोफैक्टर b1 ले लिया, ठीक है, एलिमेंट c2 ले लिया, कोफैक्टर c1 का ले लिया, ठीक है। जब तुम ऐसे ऐसे भी करोगे ना, सॉरी, और यहाँ पे बड़ा एक दिक्कत है, ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ पे नो, और यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट के इक्वल।
और मेरा एक दिक्कत हो गया था, मैंने एक्चुअली उसे उल्टा, वो छोड़ो उसको, ठीक है, मैंने उसे बैक से ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो ये होता है A1 A2 A1 प्लस B2। अगर तुमने सबका उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया ना तो बेसिकली वो जीरो हो जाता है, और ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये बताऊंगा ना तो क्रेमर रूल तुम लोग थोड़ा सा दिक्कत में समझो, ठीक, इसको याद। अब कुछ आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू डू नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इस बात को याद रखना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है जब तुम रो और कॉलम को आपस में चेंज करोगे, ठीक है। ये पहली ज्ञान की बात। दूसरी ज्ञान की बात कि मान लो कोई कोई दो रो है या कोई दो कॉलम है डिटर्मिनेंट में, उसको तुम इंटरचेंज कर दिए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो चेंज होगा वो केवल साइन में चेंज होगा। मान लो इफ टू रोज या कॉलम, या तो दोनों रो होने चाहिए या दोनों कॉलम होने चाहिए, आर इंटरचेंज, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड, बी इंटरचेंज्ड, ठीक है, उसमें इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, उसमें इंटरचेंज हो जाए, तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इन, चेंज इन साइन ओनली। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ, वरना ये तुम्हें दिमाग में से गुल हो जाएगा। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कोई डी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और वो डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। मान लो ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट डैश जो है, मतलब जो दूसरा डिटर्मिनेंट है आफ्टर चेंजिंग टू रोज या कॉलम, सपोज करो है वो A2 B2 और C2, ठीक है, A2 B2 C2, A1 B1 C1, A1 B1 C1 एंड A3 B3 C3, A3 B3 और C3, और इसकी वैल्यू, मतलब ये डिटर्मिनेंट है, मतलब इसका मैंने, देखो बात को समझना थोड़ा सा, ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू डी है, इसमें जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं, जो रोज है जो कॉलम्स हैं, इनमें से मैंने इस वाले रो को इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, अब ये नया डिटर्मिनेंट बन गया। अब इस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डी डैश है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट में क्या है कि ये ऊपर, ये आ, मतलब बेसिकली ना, इसमें देखो बता रहा हूँ मैं, इसमें ये ऊपर था पहले, पहले, या यूं ऐसा कह लो तुम, या तुम ऐसा कह लो, यूं तुम ऐसा कह लो कि इनको मैंने आपस में एक्सचेंज कर दिया है, इनको मैंने आपस में ही एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद तुम्हें ये डिटर्मिनेंट मिला है। तुमको पता है इसके बीच में रिलेशन क्या होगा? इसके बीच में बस ये रिलेशन होगा, जो डी डैश जो वैल्यू होगी ना, वो माइनस ऑफ डी के बराबर होगी, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू -4 होगी, बस यही अंतर, बस यही अंतर है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का तुमने कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में चेंज कर दिया है, तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में सिर्फ माइनस का साइन ऐड हो जाएगा, समझे? और कोई बड़ा चेंज नहीं, ठीक है। ये आज की समस्या है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, मान लो किसी डिटर्मिनेंट में, मान लो किसी डिटर्मिनेंट में भगवान न करे कि दो रो है, एनी एनी टू रो है, या तो दो रो है या तो सिर्फ कॉलम है, बार बार ये क्यों क्लिक हो रहा है, या सिर्फ कॉलम है,
या सिर्फ कॉलम है, सपोज करो, ठीक है, आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल हो, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर तुमको कोई भी दो रो, यानी सपोज करो कि 1 1 1 1 1 1 2 3 5, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसमें दो रो, या यूं मान लो कि दो रो जो है वो सेम है, ठीक है। या एक केस और भी होता है, एक केस ये हो सकता है तुम्हारा 2 2 2 2 2 2 3 7 6, तो इसमें दो कॉलम सेम है, दो कॉलम सेम है, इसके लिए भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात को समझे? चलो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी समझ रहे हो यार। ठीक है। 4, मान लो कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसको मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा तुम्हें, इंग्लिश नहीं लिखवाऊंगा। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू D है, मान लो। तुमने क्या किया कि तुमने सारे एलिमेंट को ना K से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे एलिमेंट को तुमने K से मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने सारे एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट में भी K से मल्टीप्लाई, वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। बात को समझे? बात को समझे? बोलो बोलो, बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 5। मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है A1 x, A1 + x, A1 + x। मान लो एक डिटर्मिनेंट है B1 + y। मान लो एक डिटर्मिनेंट है C1 + z। मान लो एक है A2 B2 और C2, और एक है A3 B3 और C3, मान लो। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? अच्छा देखो, अब यहाँ पे तो एडिशन का साइन है, अब तुम्हें कुछ अलग ही लग रहा होगा कि सर अब तो यहाँ कुछ अलग करेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे जो हमें पता ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये तो कुछ नहीं लिखा है, ये बस मैं इसी तरह से लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है सर, A1 B1, मैं देखूंगा कुछ करूंगा XYZ का, पर सर पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ना सर मैं एक बीच में प्लस का साइन डाल देता हूँ, सोच रहा हूँ ऐसा करूँ। उसके बाद में ना सर मैं इधर XYZ लिख देता हूँ, और फिर सर सोच रहा हूँ कि A2 B2 और C2 कर दूं, और A3 B3 और C3। मेरे लड़के, इसमें इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सेम, तुम ऐसा कर सकते हो। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। तो बस यार, अब यही तक ठीक है। तब प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें बता दी हैं, और वेल मुझे कुछ काम भी है, सो आई होप कि तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए यार, इसी को आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मेरे चैनल को एक्सप्लोर करते रहना, काफ़ी नई चीज़ें तुम्हें यहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तुम देख सकते हो कि यहाँ के बेनिफिट्स कितने हैं, ठीक है। मेरा एक खुद का चैनल भी है, द रेड मैथ्स ट्राई हार्ड, वहाँ तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप, बाय बाय।